नमस्ते मित्रों, आरएन यूट्यूब ज्ञान चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मेरे पिछली कक्षा में जो पढ़ने का काम किया गया था, उसमें आपने पढ़ा था मुहावरे को, लोकोक्तियों को। मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, या कभी कभी आपको एक चीज़ और मैंने नया नाम दिया था कि मुहावरा या वाग्धारा भी कहते हैं इसको, और लोक कथा और कहावत भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आज की टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। तो ये परीक्षाओं में अक्सर कहीं कहीं देता रहता है, अक्सर पेपरों में दे देता है। जो बीटीसी का जो सिलेबस है, जो सेमेस्टर में चलता है, उसमें हर टॉपिक से एक प्रश्न आने का काम करता रहता है। तो जिसमें आपने पढ़ा था, मुहावरा पढ़ा था, वाग्धारा पढ़ा था, और लोकोक्ति और कहावत आपने पढ़ने का काम किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो जाए कि अनेकार्थी शब्द किसे कहने का काम किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि जिन शब्दों के अर्थ कहता है, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, यदि आपके पेपर में इस तरह का चीज दे दे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो ये शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो एकार्थी होते हैं। शब्द कई होंगे लेकिन सभी शब्दों के एक ही अर्थ होंगे, उन्हें एकार्थी कहते हैं। यदि एक ही शब्द हो और उसके अर्थ कई मिलने का काम करे, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहने का काम करता है ये अनेकार्थी का अर्थ, अनेकार्थी का जो अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाले, अनेकार्थी का एक से अधिक अर्थ देने वाले को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, दो चीजों को बताता है। एक तो ये कहता है वे शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक ही शब्द होगा, उनके अर्थ अलग अलग होंगे। और ये मिलते कैसे, कहाँ? ये ज्यादा से ज्यादा आपको अलंकारों में मिलते हैं, जैसे यमक और श्लेष में ऐसे शब्द ज्यादा आपको मिलने का काम करते हैं। और अगली बात उसने कहने का काम किया हुआ है, एक बात और बताया है, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं, जो अनेकार्थी होते हैं। कहता हम जिस भाषा को पढ़ते हैं उस भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं
जिनका शब्द अक्सर प्रयोग होता रहता है, अनेकार्थी शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग होने का काम करता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसमें हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, फारसी के, अंग्रेजी के तमाम शब्द आपको मिलने का काम है। हिंदी एक ऐसा सागर है जिसमें सभी भाषाओं को इसने क्या किया हुआ है, समाहित करने का काम किया हुआ है। इसने क्या किया, और यह जो मिलता है, इस तरह के जो शब्द मिलते हैं, कहता है इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्द प्रायः इस तरह के शब्द प्रायः अलंकारों में मिलते हैं, अलंकारों में पाए जाते हैं, जिसमें दो अलंकार प्रमुख हैं, जिसमें दो अलंकार प्रमुख रूप से आता है या आते हैं। अब कहता है कि कौन कौन से होंगे वे, तो कहता है नंबर 1 में आपको मिलेगा श्लेष अलंकार, और नंबर 2 में मिलेगा आपका यमक अलंकार। तो कहता है कि हिंदी के जो श्लेष और यमक अलंकार हैं, इन अलंकारों में इस तरह के आपके जो शब्द होते हैं ये अक्सर मिलने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक चीज हम आपको बता दें, आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे कह दे वो एक ही चीज के कई अर्थ होते, जैसे कह दे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सूर, बिन पानी शब सूर, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। उसने कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। तो उसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, पानी का मतलब कई अर्थ है, पानी के कई अर्थ हैं। कहता है पानी का अर्थ होता है चमक भी होता है या मोती। यहाँ क्या कर लो, पानी का अर्थ हो सकता है आपका, पानी का अर्थ होता है मोती भी होता है या चमक कह सकते हैं। दूसरा पानी होता है इज्जत, दूसरा इज्जत होता है। तीसरा कहता है जल कहता है, और चौथा कहता है चूना। इस तरह के कई अर्थ होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहने का काम है। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ मिलने का काम करते हों उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनके सिर्फ एक ही अर्थ मिलने का काम करते हैं, शब्द भी एक होगा, अर्थ भी एक होगा, उन्हें एकार्थी शब्द कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका है अनेकार्थी शब्द। इस तरह के शब्द आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी निश्चित रूप से पेपर में आएगा। तो ये सब चीज़ों को, क्योंकि देखिए पेपर हर साल बदल के बनते हैं, तो कुछ टॉपिक इस साल पढ़ते हैं, कुछ अगले साल पढ़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अक्सर पेपर आने वाले होते हैं, तो आ भी सकते हैं। ये आपका रहा अनेकार्थी शब्द। देखिए होता क्या है कि आप जिन चीज़ों को हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, आज वही चीज़ें बीटीसी के लिए बहुत जटिल समस्या बनने का काम किया हुआ है। एकदम प्राथमिक लेवल की चीज़ें हैं, और वह प्राथमिक लेवल की चीज़ें
आप जिस तरह से बीए की कॉपी लेके आते हैं उस तरह की चीज़ नहीं मिलता है। इसका मूल्यांकन बड़ा जटिल होता है और इसके मूल्यांकन में बड़ी दूसरी तरह से इसका मूल्यांकन करने का काम है। जो आप प्रश्न जो पूछ रहा है मूल रूप से उसी का ही उत्तर आपको देना है, ना कि आप बहुत घुमा फिरा के उत्तर देने का काम करेंगे। और अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं जिस प्रकार का उनका बैक लग जाता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बच्चे हैं उनका समय बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, तो एक काम किया जाए कि इन बच्चों को विधिवत समझा दिया जाए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को बता दिया जाए और वे आसानी पूर्वक अपने क्लास को पास कर ले, अच्छे नंबर से पास हो जाने का काम करेगा। तो ये आपका रहा अनेकार्थी शब्द। इस तरह के शब्द अगर कभी भी अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि एकार्थी की जगह नहीं बल्कि अनेकार्थी शब्द। शब्द एक होगा, उसके अर्थ अनेक होंगे, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहने का काम, उसको पूरा आप देख लेने का काम कहता है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होंगे, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होने का काम करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरी बात कहता है अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ को देने वाले को अनेकार्थी। देखो दो चीज कहता है, शब्द एक होगा उसके अर्थ अनेक होंगे उसे अनेकार्थी कहते हैं। दूसरी बात कहता है अनेकार्थी शब्द का ये अर्थ होता है कि जिसके एक से अधिक अर्थ हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो अनेकार्थी है। तो उसने कहा कि जो भाषा जिस भाषा को पढ़ने का काम करते हैं इस भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि अनेकार्थी होने का काम करते हैं। इस तरह के शब्द में प्रायः और इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अक्सर अलंकारों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से दो अलंकार इसमें आते हैं। कौन कौन? एक श्लेष होता है, एक यमक होता है। क्योंकि इन दोनों अलंकारों में अक्सर आप देखते होंगे कि इनके शब्द एक शब्द होगा उसके अर्थ अनेक मिलने का काम, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कनक। तो कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो ये कहता है कि ये जो होता है इस तरह के जो शब्द होते हैं अक्सर देखने के लिए मिलता है कि जो अलंकार हैं यमक और श्लेष, ऐसे श्लेष और यमक अलंकारों में ये अनेकार्थी शब्द ज्यादा तादाद में पाए जाने का काम किया है। तो ये आपका रहा अनेकार्थी शब्द। अनेक नहीं और एक नई टॉपिक आपके सामने और होगी जो अक्सर परीक्षा में आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और वो शब्द होंगे ये जिसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो शब्द आपके जो पेपर हैं उस पेपर में निश्चित रूप से कुछ विराम चिन्हों को आपसे पूछने की कोशिश करेगा। हो सकता है वह विराम चिन्ह देके आपसे पूछ दे ये कौन सा विराम चिन्ह है, या ये हो सकता है वह विराम वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और किया जाएगा। तो अगले में ये टॉपिक होगा आपका कि विराम चिन्ह का विराम चिन्ह विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आइए हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। देखिए एक बात बताएं आपसे हम, जो विराम चिन्ह है तो बिना विराम का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा किसी भी भाषा का किसी भी शब्द का। उसमें कहता है कि विराम चिन्ह में अल्प विराम होगा, अर्ध विराम होगा, जितने भी विराम चिन्ह उन सारे के सारे विराम चिन्हों को मैं अभी कभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो विराम चिन्ह हैं उन विराम चिन्हों को जरा समझने की कोशिश करिए। विराम चिन्ह होते कहते हैं कुछ ऐसे हैं जिसको आप लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे। बहुत से विराम चिन्हों को आप जानते होंगे, लेकिन वो परीक्षाओं में वही चिन्हों को पूछने का काम करता है कि इनका प्रयोग क्या है। कभी कभी तो क्या करता है वो कि शब्द को दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग सही करने का काम है। तो विराम चिन्हों के आधार पर ही हम शब्दों के अर्थ को लगा पाने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह क्या होता है।
पहली बात कहता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ है रुकना। देखिए, विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना कहता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। तो अपनी भावाभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए चाहे लेखन करेगा या मौखिक अभिव्यक्ति करेगा व्यक्ति, तो लेखन करते समय या मौखिक अभिव्यक्ति करते समय वो जो बीच में रुकने का काम किया जाता है तो वह क्या है? विराम। इसने कहा कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कहता है लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में है, कहता है लिखित रूप और मौखिक रूप। कहता भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। तो लिखित का मतलब जिसको लिख के प्रदर्शित किया जाए उसे लिखित कहते हैं, और जिसको बोल के प्रदर्शित किया जाए उसे मौखिक कहते हैं। तो लेखन में भी, यानी जो लिखित भाषा होती है उस लिखित भाषा में भी विराम चिन्हों का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। और जो मौखिक भाषा होती है तो मौखिक भाषा में भी बोल करके उसमें भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात कहता है कोई बात तभी सही तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है, कोई बात तभी सही तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है, कोई बात तभी सही तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है जब उसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हो। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया। उसने कहा कि किसी बात को हम तभी सही तरीके से भावाभिव्यक्ति या प्रस्तुत कर सकते हैं जब उसने विराम चिन्ह का सही प्रयोग करने का काम किया गया हो। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है तो अर्थ का निश्चित रूप से अनर्थ हो जाने का काम करेगा। यदि विराम चिन्ह प्रश्नवाचक का है और उस प्रश्नवाचक की जगह अगर आपने पूर्ण विराम लगा दिया और विराम लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया, अगर इस तरह के विराम चिन्हों को आपने लगाने की कोशिश किया, लगा भी दिया, तो निश्चित रूप से आपका अर्थ वहीं से बदल जाने का काम करेगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता है कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए या लेखन अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह अति आवश्यक होने का काम करते हैं कि आपकी जो भावाभिव्यक्ति है, आप जिस बात को कहना चाहते हो, जिस बात को बताना चाहते हो, वह विराम चिन्हों के माध्यम से स्पष्ट होने का काम करता है। इसलिए विराम चिन्ह आवश्यक होते हैं। अगली बात कहता है कि जब कोई व्यक्ति बोलते समय अपने विचारों को व्यक्त कर समय बोलते समय अपने विचारों को
व्यक्त व्यक्त करते समय, बोलते समय, अपने विचारों को व्यक्त करते समय कुछ क्षण के लिए रुकता हो, कुछ क्षण के लिए रुकता हो, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने भावाभिव्यक्ति को करने के लिए कुछ समय के लिए रुकने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहने का काम किया जाता है। आगे कहता है यदि चिन्हों का सही प्रयोग न किया जाए तो हो गया क्या? यदि चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया जाए तो, कहता है यदि चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो। उसने कहा यदि विराम चिन्ह जो है और इन विराम चिन्हों का यदि सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ दूसरा है, वो दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करना शुरू कर देगा। और एक विद्वान है जिनका नाम है, एक विद्वान है जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, उनका नाम है कांता प्रसाद गुरु। कांता प्रसाद गुरु। देखिए कांता प्रसाद गुरु ने क्या कहा? शब्दों तथा वाक्य के परस्पर संबंध को उन्होंने कहा कि शब्दों तथा वाक्यों के परस्पर संबंध को विराम कहते हैं। विराम कहते हैं। देखिए कांता प्रसाद गुरु ने एक परिभाषा दिया छोटी सी। उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में, अपने वक्तव्य में कि हम विराम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ के संबंध के, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उसके बीच में जो रुकने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। शब्दों से अर्थ के मेल को हम क्या कहते हैं? विराम कहने का काम करते हैं। जैसे ये लिखा है कि शब्द तथा वाक्य, यानी जो शब्द होगा और जो वाक्य होगा, तो शब्द तथा वाक्य के जो परस्पर आपसी संबंध है, जो शब्द है और जो वाक्य है, उस शब्द और वाक्य के जो आपसी संबंध है, जो आपसी तालमेल है, उनमें जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहने का काम किया जाता है। तो आपने समझा कि विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। देखिए हिंदी में दो चीज होता है। हिंदी में एक चीज और होता है कि यति और गति। हिंदी में एक होता है यति और एक होता है गति। तो रुकने की क्रिया को हिंदी में रुकने की, किसी चीज को पढ़ते समय जो आप रुक रहे हो, यहाँ करा विराम। लेकिन वहां कहता है कि जब हम किसी चीज को धारा प्रवाह पढ़ने का काम करते हैं उसे गति कहते हैं। आज जब पढ़ते समय बीच में जो रुका जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यानी पढ़ने की क्रिया को गति और रुकने की क्रिया को यति, ये हिंदी में कहा जाता है। यति और गति ये अक्सर आपको छंद अलंकारी शब्द देता है, उसमें पूछने का काम करता है यति किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं। अगर ऐसा आ जाए कभी भी तो आप समझ लीजिएगा कि पढ़ने की क्रिया को, यानी धारा प्रवाह जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो उसे यति कहते हैं, और जब रुका जाता है तो उसे गति कहते हैं। और यहाँ कांता प्रसाद गुरु ने कहने का काम किया हुआ है कि शब्दों तथा वाक्यों के जो परस्पर संबंध है, यानी जो शब्द है, जो वाक्य है, उस शब्द और वाक्य का जो आपसी परस्पर तालमेल है, जो संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। यानी रुकने की क्रिया। यहाँ कहने का काम किया हुआ है कि विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना।
दूसरी बात कहता है कि कोई बात तभी सही तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। उसने कहा कि किसी भी बात को हम तभी सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं जब उसमें सही जगह पे, सही तरीके से, सही स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करने का काम किया गया हो, तभी वह चीज स्पष्ट होने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है कि जब कोई व्यक्ति बोलते समय अपने विचारों को व्यक्त करते समय, कहता है जब कोई भी व्यक्ति बोलते समय, अपने विचारों को व्यक्त करते समय कुछ क्षण के लिए रुकता है, जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं भाई, हम लोग भी कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो क्यों रुक रहे हैं? उस चीज की अर्थ की स्पष्टि को करने के लिए। तो उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो विचारों और भावों को व्यक्त करने के मध्य में जो जगह जगह रुकने का वह काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा रुकता हो तो अल्प विराम, अगर उससे ज्यादा रुकता हो तो अर्ध विराम, पूरा रुकता हो तो पूर्ण विराम। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, वो कहीं के अपने भाव और विचारों की प्रस्तुति को करने के लिए वो कहीं के रुकने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। आगे कहता है यदि चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया जाए तो, उसने कहा यदि चिन्ह का प्रयोग सही नहीं करने का काम किया जाएगा तो जो अर्थ है उस अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करेगा। ये चीज अक्सर आपको सीटेट और टेट में देता रहता है। वह विराम चिन्हों को भी दिया होगा, उस हिसाब से एक लाइन दे देगा इसका अर्थ क्या होगा, और नीचे जो होगा वो कुछ विराम चिन्हों को भी दिया होगा वाक्यांश, लेकिन उन वाक्यों के बीच बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग किया होगा निश्चित रूप से। बस आपको ये समझना है इसमें कि चारों ऑप्शन में कि कौन से विराम चिन्ह में सही प्रयोग किया, इस लाइन में, इस पद में विराम चिन्ह ऊपर वाले अर्थ के अनुसार, ऊपर वाले अर्थ के अनुसार, ऊपर मुख्य लाइन के अनुसार किस पंक्ति में जो विराम चिन्ह का प्रयोग है वह सही रूप से करने का काम किया गया, तो अक्सर ऐसा देने का काम वो करता रहता है। तो ये रहा है आपका विराम चिन्ह, और इसको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि आएगा निश्चित पेपर में 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से देगा और पेपर आपका बहुत पास में है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उन चिन्हों से आप लोग होने का काम करें, परिचित होने का काम करेंगे कि कौन चिन्ह क्या है, उनके रूप को आप जानें। आप समझिएगा जो विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह होते कैसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन विराम है ये, तो इन सब चीजों को कुछ के लिए देखिए भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां हम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं एक तरफ, यहां आप लिख लो नाम, इधर नाम लिख लो और इधर लिख लो चिन्ह को, किस चिन्ह का क्या नाम है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप 2-3 चिन्हों को जानते हो उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये भली भांति आपको चिन्ह पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बीटीसी का कोर्स है। तो आप समझिए ये देता है आपका नाम है, तो पहला नाम है आपका पूर्ण विराम, पहला नाम है पूर्ण विराम। तो देखिए अब हिंदी गद्य को हिंदी हम नहीं कह सकते, उसको आप भी नहीं कह सकते, ये देता है हिंदी को गद्य और पद्य में देता है। तो पूर्ण विराम भी 2 तरह के होते हैं। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का एक तो ये होता है, ये पूर्ण विराम होता है, ठीक, ये पूर्ण विराम हो गया। लेकिन पूर्ण विराम भी 2 तरह के होते हैं। पूर्ण विराम 2 तरह के होते हैं, एक गद्य में लगाया जाता है और एक पद्य में प्रयोग किया जाता है। तो जो गद्य में होता है इसका प्रयोग किया जाता है, गद्य में इसका प्रयोग किया जाता है और पद्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हिंदी की विराम चिन्ह है, और विराम चिन्ह का मतलब जो पूर्ण विराम है, तो हिंदी में पूर्ण विराम के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक गद्य में लगाया जाता है और एक पद्य में लगाने का काम किया जाता है। जैसे कहते हुआ कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहां पे अभी एक होगा,
यानी एक लाइन का सिर्फ एक होगा। जब पंक्ति पूरा होगी तो ये दोनों का प्रयोग किया जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, ये पद्य में होता है, न कि गद्य में होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। पेपर में आपसे ऐसे दे सकता है, हो सकता है गद्य दे के पूछ दे, हो सकता है पद्य दे के पूछ दे। तो विराम दो तरह के होते हैं, पूर्ण विराम दो प्रकार का होता है, एक का प्रयोग गद्य में लगाया जाता है और एक का प्रयोग पद्य में करने का काम किया। तो ये आपका रहा पूर्ण विराम है। दूसरा विराम है अर्ध विराम। दूसरा है दूसरा अर्ध विराम है। तो देखिए, पूर्ण विराम का मतलब ये कहता है कि पूरी तरह से रुकना। पूर्ण विराम का मतलब कहता है पूरी तरह से रुकना, और अर्ध विराम का मतलब ये कहता है आधा रुकना। ये एक ही प्रकार का होता है, ये इसमें कोई दो प्रकार नहीं होते जिसे गद्य और पद्य में प्रयोग होता है, ऐसा नहीं। इसमें ये कहता है कि देखो, पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि जहां पे वाक्यांश आपका पूरा होगा, जहां पे आपका लेखन समाप्त होगा पूरी तरह से, वहीं पे आप पूर्ण विराम का प्रयोग करोगे। यदि उसके बाद भी कुछ लिखना है तो इस चिन्ह का प्रयोग करने का काम करोगे, जो होता है ये अर्ध विराम होता है। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है ना, कामा होगा, उसके ऊपर एक बिंदी लगा देना, ये होगा आपका अर्ध विराम। ये होता है अल्प विराम, एक होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब ये होता है छोटा सा, एकदम इस तरह का होगा, ये होगा अल्प विराम। ये आपका होता है अल्प विराम होता है। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, देखो कुछ विराम चिन्हों को आप लोग जानते हैं। तो प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है, ये ऐसे करेगा, ठीक। जैसे प्रश्न पूछने का काम जहां किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अगला कहता है विस्मयवाचक। अगला है विस्मय, विस्मयवाचक। विस्मय का ये मतलब होता है ये आश्चर्य उत्पन्न करना। ये विस्मय का मतलब ये होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको संदेह पैदा करेगा। ये संदेह कौन पैदा करेगा, ये जो अल्प विराम होता है ये, और जो विस्मय बोधक होता है ये, इसमें आपको संदेह पैदा करेगा। संदेह इसलिए पैदा करेगा क्योंकि जो अल्प विराम होता है, अल्प विराम जो होता है ये अक्सर इस बिंदी जो है इसके ऊपर लगती है, और जो विस्मय बोधक का चिन्ह होता है उसके नीचे बिंदी लगती है। ये प्रश्नवाचक की भी नीचे लगती है, विस्मय बोधक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। इसका जब डेफिनेशन बताएंगे तो उसको बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ होता है। प्रयोग को हम अगली कक्षा में बता देने का काम करेंगे। अगला कहता है निर्देशक चिन्ह। अगला है निर्देशक चिन्ह। देखो निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कि निर्देश देने का काम। एक लंबी सी पाई ऐसे होगी, इसको कहते हैं हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और उद्धरण चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये करता है, ये कई तरह का देता है। ये ऐसे देता है, ऐसे देता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। हम लोग हिंदी में उसको क्या पढ़ाया जाता है, इकहरा कामा और दोहरा कामा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में उनको पता नहीं है कि सिंगल इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं। तो हिंदी में समझिएगा कि सिंगल को इकहरा कामा और डबल को दोहरा कामा, इकहरा और दोहरा कामा के नाम से इसको जानते हैं। अगला कहता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह में छोटा सा बनाएगा, यहीं पे छोटा सा बनाएगा ये, और कुछ चिन्ह अभी आपको छूट रहे हैं, उसको कहाँ बताएं। विवरण चिन्ह, देखो यही करते हैं। एक और ये होता है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने किताबों में देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाता होगा, ये विवरण है।
इसका ये मतलब कहता है कि अभी भी कुछ लिखना, जैसे बच्चे जो बीए में इंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कॉपी में जो प्रश्न उत्तर लिख देते हैं ना, तो प्रश्न उत्तर लिखने के बाद इस चिन्ह को तो लगा देते हैं, उनको पता नहीं इसका क्या मतलब है। इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह का मतलब ये होता है कि अभी भी हमको जो व्याख्या है, जो विवरण है, उस विवरण को हमको देना है। यदि इस चिन्ह को नहीं लगाओ तो इसका मतलब आपको लिखना कुछ भी नहीं है। इसलिए इस चिन्ह को लगाने से स्पष्ट होने का काम करता है कि ये विवरण चिन्ह है। अगला है लाघव, यही पे लिख लेते हैं लाघव को, इसको कोष्ठक, कोष्ठक, कोष्ठक होता है। तो कोष्ठक भी देखिए दो तीन प्रकार के होते हैं। कोष्ठक के तीन प्रकार होते हैं। अब उसमें तीन प्रकार में ये होता है, एक तो ऐसे होता है, और एक जो होता है ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, और एक जो होता है ये ऐसे होता है। बस आपके टेट और सीटेट में पूछेगा, वो दो तीन बार पूछेगा कि आपने जो चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ये भी देखिए कोष्ठक, ये भी कोष्ठक है, ये भी तीनों कोष्ठक हैं। तो तीनों कोष्ठक में इसका प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग कब होगा। तो इसका प्रयोग हम बताएंगे जब आपका डेफिनेशन इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, इसको बता देंगे। कोष्ठक हालांकि तीन प्रकार का होता है। अगला है लाघव। लाघव, तो लाघव का मतलब ये होता है ना, उसमें आपको ये कहेगा लाघव में ये बिंदी बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे लिखते हैं लोग, ये डॉक्टर जो लिखते हैं ना, इसके पीछे जो बिंदी लगाई जाती है इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे प्रोपाइटर लोग लिखते हैं, उसके पीछे बिंदी लगाते हैं, ये लाघव होता है। और ऐसे ही एक बात और होता है, ऐसे ही प्रोफेसर भी लोग लिखते हैं। इसलिए कुछ समय बाद ये हुआ कि अब ये जो प्रोपाइटर में और प्रोफेसर में समस्या होने लगी, तो ये हुआ कि प्रोफेसर शब्द पूरा लोग लिखना शुरू कर दिए। अब केवल आप प्रो लिख करके सोचो कि हम बिंदी लगा दें, प्रोफेसर नहीं हो सकता है। आपको प्रोफेसर पूरी तरह से लिखना होगा, अन्यथा आप सीधे सीधे विक्रेता साबित हो जाओगे। अब चीजें ऐसी नहीं रही, बहुत सी चीजें जो है ये बदल गई हैं। तो ये होता है लाघव चिन्ह। और एक चीज और आपने देखा होगा, ये जो डॉक्टर होता है ना, ये जो डॉक्टर लिखा है, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे इसको छोटे जिसमें बिंदी नहीं लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें बिंदी भी लगाते हैं। इसका भी कारण है, जितने भी डिग्रीधारी वाले आपको मिलेंगे, जो भी डिग्री वाले मिलेंगे, जो भी पीएचडी, डॉक्टर ऐसा नहीं कि पीएचडी ही किया है वो, कुछ लोग पेशे से डॉक्टर हैं। जब तक वो डॉक्टरेट में डॉक्टरेट की उपाधि नहीं लेगा, तब तक वो डॉक्टर की उपाधि उसके पास नहीं, डॉक्टर है लेकिन उपाधि नहीं है। तो उस उपाधि के लिए एक यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है। जिसके पास उपाधि होगी उसी डॉक्टर, उसी व्यक्ति के नाम के सामने इस तरह का चीज लगेगा। यदि उपाधि नहीं है, जितने भी बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर सिर्फ ऐसे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, और इसका कुछ नहीं। तो ये आपका रहा लाघव चिन्ह। और समतामूलक, समता सूचक, समता सूचक। तो समता सूचक में ये होता है ना, ये समान भाव, यानी जो बराबर का चिन्ह आप देते हैं उसको कहते हैं समता सूचक। एक होता हंसपदिक, हंसपदिक। तो हंसपदिक का मतलब ये होता है ऐसे। अब रह गई बात कि इसका प्रयोग ऐसे क्यों किया जाता है। इसका कारण ये होता है, जब हम लिखते समय किसी प्रकार की हमसे त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए हम लाइन के नीचे जहां भी छूटा होता है शब्द, जो शब्द छूटा होता है, तो वहीं पे ऐसा हंसपदिक या इस तरह का चिन्ह बना के उसके ऊपर शब्दों को लिख देने का काम करते हैं। वाक्यांश क्या हो जाए, पूरा हो जाने का काम करता है। इसको एक नाम और देते हैं, त्रुटि परक चिन्ह। इसको त्रुटि परक चिन्ह के भी नाम से जानने का काम किया जाता है, जिसको मुख्य रूप से हंसपदिक कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा चिन्ह, यानी कितने चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को आपने समझा। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होने का काम करेगी, उसमें सारी चीजों को बताएंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है,
कब होता है। यदि आपके वाक्यांश में कुछ ऐसा लिख के दे दिया है और चिन्हों का प्रयोग उसने कर दिया है तो आपसे पक्का पूछेगा कि किस वाक्यांश में या किस पद में ऊपर वाली लाइन के अनुसार सही चिन्हों का प्रयोग करने का काम किया है। तो उस प्रयोग को हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी।